think our planet is visited by extraterrestrials? Absolutely, no doubt about it. Just imagine a society which is 10,000 years ahead in technology compared to us. Where will they be? They will be frequently coming and going out of Earth without ever we knowing it. So I always believe that there is alien around us. You believe in alien life? Yes. Are we alone in this universe? ये एक बहुत ही छोटा सा सवाल है जिसने हजारों साइंटिस्टों के दिमाग खाली कर दिए। लेकिन हमारे पास आज की डेट में जितना भी डेटा मौजूद है उसकी मदद से हम कोशिश करेंगे इस सवाल का जवाब ढूंढने की। हम इंसानों का इतिहास 100-150 साल पुराना नहीं है, बल्कि 3 लाख साल से भी पुराना इतिहास है हमारा। लेकिन अगर तुम लोग दिमाग लगाओगे तो तुम्हें पता लगेगा कि जितनी भी टेक्नोलॉजी तुम्हारे आसपास मौजूद है, ये माइक्रोफोन, ये कैमरा, ये सब कुछ आज से 150 साल पहले ही हमारे पास आया है। 3 लाख साल में हम इंसान कुछ खास उखाड़ नहीं पाए, लेकिन पिछले 150 सालों में हम इंसानों की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि हम आउटर स्पेस में मिशंस कर रहे हैं। अब जरा सोच कर देखो कि जो हमारी अर्थ है, यहाँ पर लाइफ किन फैक्टर्स की वजह से मौजूद है। हमारी जो अर्थ है वो सन के हैबिटेबल जोन में पड़ती है, यानी ऐसा जोन जहाँ पर वाटर लिक्विड फॉर्म में रह सकता है। यहाँ पर वाटर है, एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन है, ग्रेविटी अच्छी है, टेम्परेचर परफेक्ट है, और इन्हीं सब की वजह से यहाँ पर जिंदगी पनप पाई है। मतलब लाइफ पनपने के लिए अर्थ एक परफेक्ट प्लेस है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है इस पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई दूसरी प्लेस नहीं होगी? अगर हम अपने यूनिवर्स के साइज के बारे में बात करें तो हमारे यूनिवर्स का जो डायमीटर है वो 93 बिलियन लाइट ईयर्स का है। करंट इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारा जो यूनिवर्स है उसके अंदर 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज है, इससे भी ज्यादा हो सकती है। और हमारी जो खुद की मिल्की वे गैलेक्सी है वो तो बहुत छोटी सी गैलेक्सी है, फिर भी केवल हमारी ही गैलेक्सी के अंदर करीब 400 बिलियन स्टार्स हैं और 800 बिलियन से लेके 8 ट्रिलियन प्लैनेट्स हैं। अब जरा तुम खुद कॉमन सेंस लगाकर देखो कि इतने बड़े यूनिवर्स में केवल हमारी ही धरती ऐसी है जहाँ पर लाइफ है। 1961 के अंदर फ्रैंक ड्रेक नाम के एस्ट्रोनॉमर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग सेट करी थी, और इस मीटिंग में उन्होंने उन सभी साइंटिस्ट को बुलाया था जो इस टॉपिक में इंटरेस्टेड थे, यानी एलियंस के टॉपिक में इंटरेस्टेड थे। और पता है उस मीटिंग के अंदर कितने लोग आए थे? 12। भले इस मीटिंग का साइज थोड़ा छोटा था, लेकिन इस मीटिंग के अंदर जितने भी लोग आए थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर मेलविल कैल्विन से लेके कार्ल सैगन जैसे एस्ट्रोनॉमर्स भी मौजूद थे। अब इस मीटिंग के बाद फ्रैंक ड्रेक ने एक ऐसी इक्वेशन बनाई जिसकी मदद से हम ये पता लगा सकते थे कि हमारे यूनिवर्स में कितनी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन है। आज के वक्त हम इस इक्वेशन को ड्रेक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अभी जितनी मुश्किल लग रही है ना देखने में, उतनी ही आसान है समझने में। अभी ध्यान से सुनना, क्योंकि इससे तुम्हें पता लगेगा कि हमारी खुद की गैलेक्सी में कितनी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हो सकती है। इस इक्वेशन में 7 वेरिएबल्स हैं जो कि एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है। पहला है मीन रेट ऑफ स्टार फॉर्मेशन, यानी हमारी गैलेक्सी में कितने स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। दूसरा है फ्रैक्शन ऑफ स्टार्स जिसके अराउंड प्लैनेट्स हो सकते हैं। मीन नंबर ऑफ प्लैनेट्स जो कि हैबिटेबल जोन में हो, यानी एक ऐसे जोन में हो जहां पर लाइफ फॉर्म हो सकती है। फ्रैक्शन ऑफ लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट्स जो कि लाइफ डेवलप कर सकती है। फ्रैक्शन ऑफ प्लैनेट्स जहां पर इंटेलिजेंट लाइफ डेवलप हो सकती है। फ्रैक्शन ऑफ इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन जो कि कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकती है। और आखिरी है मीन लेंथ ऑफ टाइम दैट सिविलाइजेशन कैन कम्युनिकेट। अब अगर हम हैबिटेबल प्लैनेट्स की बात करें, यानी ऐसे प्लैनेट जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, तो हमारी करंट इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारी खुद की मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही 50 बिलियन ऐसे प्लैनेट्स होंगे जो कि हैबिटेबल जोन में है। अब बस तुम सोचो कि अगर इस 50 बिलियन प्लैनेट्स में से सिर्फ 0.1% प्लैनेट में ही अगर लाइफ हुई, तो भी हमारी खुद की मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर करीब 5 करोड़ ऐसे प्लैनेट होंगे जहां पर एलियन एग्जिस्ट करते हैं। अब चलो ये तो बस एक थ्योरी थी, लेकिन अब ये पता लगाता है कि ड्रेक इक्वेशन के हिसाब से हमारी गैलेक्सी के अंदर कितनी सिविलाइजेशन हो सकती है। ड्रेक इक्वेशन के अकॉर्डिंग सभी वेरिएबल्स की वैल्यू रखकर जो वैल्यू सामने आती है उसके हिसाब से हमारी खुद की गैलेक्सी के अंदर भी करीब 1000 से लेके 10 करोड़ एलियन इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हो सकती है। अब ये हमने सिर्फ अपनी मिल्की वे गैलेक्सी की बात करी है, वो गैलेक्सी जो 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज में से एक है। लेकिन अब सवाल आता है कि जब हमारी खुद की मिल्की वे गैलेक्सी में इतनी सारी एलियन सिविलाइजेशन है, देन वेयर द हेल आर दे? अगर तुमने ओपेनहाइमर मूवी देखी है तो उसमें एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था एनरिको फर्मी। ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था, और इसीलिए इन्हें द आर्किटेक्ट ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहा जाता है। लेकिन एक यही चीज नहीं है जिसकी वजह से ये फेमस है। इनके ऊपर एक बहुत ही फेमस थ्योरी है जिसका नाम है फर्मी पैराडॉक्स। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स में लाखों करोड़ों बिलियंस ऑफ एलियन सिविलाइजेशन हो सकती है, लेकिन हम उनको कभी भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ना तो हमारे सिग्नल्स उन तक कभी पहुंच पाएंगे और ना ही उनके सिग्नल्स हम तक कभी पहुंच पाएंगे। इसका रीजन है कि हमारा यूनिवर्स लाइट की स्पीड से भी तेज एक्सपैंड हो रहा है, यानी एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से और दूर जा रही है। मतलब अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन अपनी गैलेक्सी से हमारी गैलेक्सी में सिग्नल भेजती है तो उनका सिग्नल हम तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है, वो भी लाइट की स्पीड से भी तेज। लेकिन अगर हम खुद की गैलेक्सी की बात करें तो हमारी खुद की गैलेक्सी में भी लाखों एलियन सिविलाइजेशन हो सकती है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, पर हम आज तक उनको भी डिटेक्ट नहीं कर पाए। इसके पीछे भी एक थ्योरी है विच इज नोन एज द डार्क फॉरेस्ट थ्योरी।
अब ये डार्क फॉरेस्ट थ्योरी एक चाइनीज राइटर ने अपनी 3 बॉडी प्रॉब्लम नाम की नोवेल में लिखी थी। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी जो गैलेक्सी है वो एक जंगल की तरह है और हम यहाँ पे रहने वाले जानवरों की तरह। अब जैसे जंगल में जानवर एक दूसरे को फूड रिसोर्सेज के लिए मार देते हैं, वैसे ही हमारी गैलेक्सी में भी रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लिमिटेड है। इसलिए इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर किसी दूसरी सिविलाइजेशन को हमारे होने का पता लगा तो वो हमें ऐसा कॉम्पिटिटर समझे और कॉम्पिटिशन ही खत्म कर दे, हमें मार कर। क्योंकि ऑफ कोर्स हम इंसान भी तो ये करते हैं, अपने फायदे के लिए जानवरों को मारना। जानवर तो छोड़ो, हम इंसानों को नहीं छोड़ते। हम इंसानों ने खुद को मारने के लिए ही इतनी मेहनत करी और एटॉमिक बॉम्ब बनाए। फॉर एग्जाम्पल, जो न्यूक्लियर बॉम्ब जापान के ऊपर गिरा था लिटिल बॉय, उसने करीब 15 किलोटन का एक्सप्लोजन किया था। लेकिन उससे ठीक 16 साल बाद रशियंस ने अब तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया, टेजार बॉम्बा, और उसने करीब 50,000 किलोटन का एक्सप्लोजन किया था। कैन यू बिलीव इट? हमने 100-150 साल में ही अपने वेपन्स इतने ज्यादा एडवांस कर लिए। सोचो कोई सिविलाइजेशन हमसे 1000-2000 साल आगे हो, जबकि ये 1000-2000 साल कॉस्मिक स्केल में बहुत ही छोटा नंबर होता है। अगर कोई सिविलाइजेशन हमसे 1000-2000 साल आगे भी हुई तो सोचो वो हमसे कितनी ज्यादा एडवांस होगी। और अगर उन्हें हमारे होने का पता चला तो वो हमारे साथ क्या कुछ नहीं कर सकते। और यही है डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। इसी डर की वजह से कि कोई दूसरी सिविलाइजेशन हमें खत्म ना कर दे, इसलिए हर एक सिविलाइजेशन अपने एग्जिस्टेंस दूसरों से छुपाती है। और शायद यही वजह थी कि डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस जैसे साइंटिस्ट भी स्पेस में सिग्नल्स भेजने के खिलाफ थे। और हमें आज तक एलियंस नहीं मिले, इसका दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है ही नहीं कि हम उन्हें डिटेक्ट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, हम स्पेस में रेडियो सिग्नल्स भेजते हैं इस आस में कि हमें इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन अगर क्या हो कि बाहर कोई ऐसी सिविलाइजेशन है जो हमसे इतनी ज्यादा एडवांस है कि वो इस टेक्नोलॉजी को हजारों साल पीछे छोड़ चुकी है, तो वो हमें कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे और ना ही उनके भेजे हुए सिग्नल्स हम कभी डिटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमारी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि वो इतने ज्यादा एडवांस है कि वो हमारे बीच में ही रहते हैं और हमें उनके बारे में कभी पता ही नहीं लग पाता। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है बिकॉज दे आर सो एडवांस कि वो कुछ भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर टेक्नोलॉजी। हमें हमारी हिस्ट्री में भी ऐसी बहुत सारी ड्राइंग्स और बहुत सारे स्क्रिप्चर्स मिले हैं जो हमारे एंसेस्टर्स ने बनाए हैं। थिंक अबाउट इट। उन्होंने जानवर देखे तो उन्होंने जानवरों की ड्राइंग बना दी। उन्होंने ऐसा कुछ तो देखा होगा ना कि उन्होंने ऐसी ड्राइंग बनाई। एंड अगेन, मैं सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि ऐसी थिंकिंग सिर्फ मेरी नहीं है बल्कि बड़े बड़े साइंटिस्ट की भी है। उनका भी यही मानना है कि एलियंस हमारे बीच में आते जाते रहते हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पाते बिकॉज वो हमसे बहुत आगे हैं। अगर तुम्हें एलियंस के बारे में जानना अच्छा लगता है तो तुम्हें कार्डाशेव स्केल के बारे में जरूर पता होगा। उसमें टाइप 2 सिविलाइजेशन के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल कर सकते हैं। यानी एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट जाना उनके लिए इतना आसान होता है जैसे कि हमारे लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है। अब हम इंसान तो अभी तक टाइप 1 तक भी नहीं पहुंच पाए, लेकिन जरा सोचो कि हमारी गैलेक्सी में कोई सिविलाइजेशन टाइप 2 तक भी पहुंच गई हो तो वो हमारी अर्थ पे कितनी बार विजिट कर चुके होंगे। वेल, एलियंस की एडवांसमेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखी है। अगर तुम्हें ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो वो वीडियो जाकर जरूर देखना बिकॉज वो इससे भी ज्यादा कमाल की है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर यहाँ स्क्रीन पर कहीं आ रहा होगा, इस पे क्लिक करो और मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। और अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी है तो एक लाइक जरूर कर देना वीडियो पे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।